बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 23 जून है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। एक तो ईरान और अमेरिका के दरमियान स्विट्ज़रलैंड के अंदर होने वाले मुज़ाकरात में जो भी पेशरफ्त सामने आई तो उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर या मुआहदे को लेकर जो सबसे बड़ी रुकावट है यानी कि इसराइल, तो उसकी जानिब से आज भी क्या हरकतें की गई हैं लबनान को लेकर, नेतन्याहू की जानिब से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, तो अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा कि न्यूक्लियर थ्रेट एक्चुअली कहते किसे हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज आपके साथ शेयर करने से कबल ये बहुत इंपॉर्टेंट मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि अब से कुछ देर कबल के मनाजिर हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से कुछ देर कबल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। पहले अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंचे, जहां पर इशाक डार, मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो ने उनको नूर खान एयर बेस पर वेलकम किया। फिर मसूद पज़ेश्कियान का जिस तरह का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से वार्मली वेलकम किया गया है, रिसीव किया गया है ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान को, तो इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है इन वीडियोस से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ईरान के सदर के तैयारे को पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों की जानिब से पहले तो एस्कोर्ट किया गया 6 लड़ाका तैयारों की जानिब से। फिर नूर खान एयर बेस पहुँचने पर यहाँ पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई है ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान को। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से रिसीव किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी यहाँ पर मौजूद थे। फिर दीगर जो ऑफिशल्स हैं पाकिस्तान के वो भी यहाँ पर मौजूद थे, एक्सक्लूडिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहे। ऐवान सदर के अंदर अब से कुछ देर कबल ईरान के सदर जो हैं वो ऐवान सदर पहुँचे हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी इशाक डार यहाँ पर भी मौजूद हैं, रिसीव कर रहे हैं ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान को। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक तो ईरान की जानिब से पाकिस्तान की मीडिएशन का, पाकिस्तान के किरदार का शुक्रिया अदा किया जाएगा। फिर तिजारत को लेकर दोनों ममालिक के दरमियान कुछ मुआहदों पर भी दस्तखत जो हैं वो मुतवक्के हैं। पाकिस्तान ने बिल्कुल वैसा इस्तकबाल किया है ईरान का जिस तरह से एक फातिह का इस्तकबाल होना चाहिए, और पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि फातिह कौन है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बता दूं कि चीख चीख कर पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि मैं हूं फातिह, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ ध्यान दो। डोनाल्ड ट्रंप तो जिस तरह की हरकतें कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी भतीजी, मैं आपको बता दूं मैरी ट्रंप है गालिबन इनका नाम, और इनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी हैं। इनकी जानिब से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जिस्मानी और जहनी सेहत खराब है। यानी कि आधी आधी रात को, ये डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी लिख रही हैं कि आधी आधी रात को उठकर ट्रू सोशल के ऊपर जो है वो पैगामात की बारिश कर देता है, स्टेटमेंट्स जारी करना स्टार्ट कर देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जिस्मानी और जहनी सेहत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आधी आधी रात को बैठकर, ये बिल्कुल ठीक कह रही है जो इसकी भतीजी है, ये आधी रात को बैठकर ये पैगामात जारी करना स्टार्ट कर देता है कि मैं जीत गया हूँ, मैं जीत गया हूँ। फेक मीडिया मान क्यों नहीं रहा, ईरान को बहुत बुरी मेरी जानिब से शिकस्त दी गई है। वो तो खैर पूरी दुनिया ने देख लिया, मैदानी जंग के अंदर भी देख लिया और स्विट्जरलैंड के अंदर भी देख लिया कि आपका जो नायब सदर है, जो जेडी वैंस है, वो कभी यहाँ जा रहा था, कभी वहाँ जा रहा था, कभी इसकी मिन्नतें कर रहा था, कभी उसकी मिन्नतें कर रहा था कि ईरान के ऑफिशियल्स कहाँ गए, हमारे साथ फ़ोटो क्यों नहीं बनवाते, हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। तो इस तरह की भी खबरें सामने आई कि ईरान का वफ्द जो है उसको मना कर लाना पड़ा मीडिएटर्स की जानिब से। तो अमेरिका ने लिटरली, अमेरिका मिन्नतें करके ईरान को नेगोशिएशंस की टेबल पर अमेरिका ने बिठाया, और ईरान की तमाम बातें, अमेरिका की जानिब से जो ईरान के तमाम मुतालबात हैं वो भी माने गए हैं। अमेरिका ने ईरान के ऑयल के ऊपर से सैंक्शंस भी हटा दी हैं। ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो 12 अरब डॉलर्स हैं, वो भी अमेरिका की जानिब से रिलीज करने पर एग्रीमेंट जाहिर कर दिया गया। अब सहाफ़ियों की जानिब से बारिश कर दी गई है सवालात की कि ये आप क्या कर रहे हैं यार। एक तरफ आप अपनी फतह पोर्ट्रे करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर, और जब मैदानी जंग के अंदर देखें या सफारती मैदान के अंदर देखें तो शिकस्त ही शिकस्त है। अमेरिका की बुरी तरह से शिकस्त जो है वो पूरी दुनिया को, इंक्लूडिंग अमेरिका के मीडिया को भी नजर आ रही है। और अमेरिका का मीडिया सवाल कर रहा है कि आपने ईरान के ऑयल के ऊपर से सैंक्शंस हटा दी, फिर आपने ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो भी आपकी जानिब से रिलीज कर दिए गए। अगर ईरान ने इस पैसे को, जो ऑयल से रेवेन्यू आएगा या आपकी जानिब से जो फ्रोजन एसेट्स रिलीज किए जा रहे हैं, अगर ईरान ने इस पैसे को अपनी ताकत
बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया या फिर अपने ग्रुप्स की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, तो इसके लिए आपने क्या मैकेनिज्म बनाया है, क्या तरीक़ाकार बनाया है? तो अमेरिका के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम तो मॉनिटर करेंगे और ये जो पैसा है जो ऑयल से रेवेन्यू आएगा या फ्रोजन एसेट्स जो हमारी जानिब से रिलीज किए गए हैं, तो वो कोई एवं हवा में हमने रिलीज नहीं कर दिए, बल्कि हमने पूरा एक सिस्टम बनाया है कि पैसा घूम फिर कर अमेरिका के पास आएगा। वो कैसे, जेडी वैंस ने क्या बताया कि सुनिए, उसके बाद बात करें। I've seen some misreporting about frozen or unfrozen Iranian assets. One of the other things that we wanted to do, and wasn't as high of a priority for us for obvious reasons, but we wanted to make sure that we set up a process where if we ever unfreeze Iranian assets, we can ensure that that money, that Iranian money, goes to help the people of Iran and not to fund terrorism. So Jared Kushner actually came up with a very interesting solution with the Qataris, where basically, again, if there is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process, and then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people. And as much as I see some of the press misreporting on this, and of course, buttressed by what the Iranians are saying, or not all Iranians, I want to be clear, there are a lot of Iranians who are telling the truth about what happened yesterday, but you see some social media reporting that gets this wrong. But fundamentally, what Jared and the Qataris and the entire team here in Bergenstock accomplished is, to me, a classic Trump deal. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस की, जिन्होंने सहाफ़ियों को ये बताया, और मैं आपको बता दूं कि यही जवाब जो है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर सहाफ़ियों के सवालात पर, अब मैंने डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू आपको इसलिए नहीं सुनवाई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ से वहाँ चला जाता है, वहाँ से वहाँ चला जाता है कि मैंने ऑब्लिटरेट कर दिया, मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कर दिया, बहुत फालतू बातें करता है। और बिल्कुल इसकी भतीजी की जानिब से मैं तो एग्री करूंगा, उसने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि इसकी जहनी और जिस्मानी सेहत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर, जेडी वैंस की गुफ्तगू आपने सुन ली। जेडी वैंस ने कहा कि जनाब, ये जो भी रेवेन्यू है या स्पेशली ये जो फ्रोजन एसेट्स का पैसा है, तो इसको ईरान के ऊपर ये पाबंदी हमारी जानिब से लगाई गई है या फिर ये कंडीशन हमारी जानिब से रखी गई है कि ठीक है, हम फ्रोजन एसेट्स आपके 12 अरब डॉलर्स के रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने इससे जो भी चीज़ें खरीदनी है तो वो अमेरिकन गुड्स आपने खरीदनी है, चाहे गंदम खरीदनी है, मकई खरीदनी है, तो आपने अमेरिका से खरीदनी है। अच्छा, ये जो अमेरिका के ऑफिशियल्स का जो मौक़िफ़ है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ईरान की जानिब से मुस्तरद किया गया है कि कोई ऐसी शर्त नहीं रखी गई। अमेरिका यहाँ पर भी अपनी शिकस्त को इस तरह की बातों के अंदर लपेटने की या छुपाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई। सादा और सिंपल बात यह है कि अमेरिका ने ईरान के ऑयल पर से सैंक्शंस भी हटा दी हैं और ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो भी अमेरिका की जानिब से रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला, जो जोरी मामला है, उसके मुआयनों पर रजामंदी ईरान की जानिब से जाहिर कर दी गई है, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इजाज़त दी जाएगी ईरान की जानिब से, और वो वहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स का विजिट कर सकेंगे जो नुमाइंदे हैं। और ईरान की जानिब से कहा गया है कि बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा JCPOA के तहत ईरान की जानिब से IAEA के नुमाइंदों को इजाज़त दी गई थी और न्यूक्लियर नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर। वैसे ये ऑफिशियल्स जो हैं वो ईरान के ऑफिशियल्स और अमेरिका के ऑफिशियल्स तो वापस जा चुके अपने अपने ममालिक के अंदर, लेकिन जो टेक्निकल टीम्स हैं वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हैं वो 2 महीने तक, मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर नेगोशिएशंस जो हैं वो जारी रहेंगी। और इन 2 महीनों के दौरान इसराइल बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा कि 2 महीने तो क्या 2 हफ्तों के अंदर ही ये मामलात जो हैं वो बिगड़ जाएँ, ख़राबी की तरफ चले जाएँ। और आज भी 2 हमले इसराइल की जानिब से रिपोर्ट हुए हैं सदरन लबनान के अंदर, और 2 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। सदरन लबनान का कब्ज़ा भी इसराइल जारी रखे हुए है, बल्कि अपना कब्ज़ा बढ़ाने की बातें इसराइल के ऑफिशियल्स, इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से कब्ज़ा बढ़ाने की बातें भी की जा रही हैं। और जेडी वैंस से सवाल पूछा गया कि जनाब, ये तो चलो पेशरफ्त हो गई कि आपने ईरान के ऑयल के ऊपर से सैंक्शंस भी हटा दी हैं, आपने ईरान के फ्रोजन एसेट्स भी रिलीज़ कर दिए हैं, फिर जो टेक्निकल टॉक्स हैं वो भी स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन व्हाट अबाउट लबनान? लबनान का जो नुक्ता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, जो
इन मुज़ाकरात के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट भी बन सकता है, तो उसको लेकर क्या पेशरफ्त सामने आई है, तो जेडी वैंस की जानिब से क्या जवाब दिया गया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We want Israel's security to be protected, and we also want Lebanon's sovereignty to be protected, and this is going to be an ongoing conversation. The Israelis have been very clear they do not have territorial intentions on South Lebanon. The reason they feel they have to be there is because they're worried about Hezbollah fighters in South Lebanon firing into Israel. We do believe, of course it's going to require a lot of hard work, that we can get to a place where Lebanon's territorial integrity and sovereignty is protected, Israel's security is protected, and that's going to require some coordination with the Lebanese armed forces, and also it's going to require the Iranians to rein in Hezbollah. That's all the sort of things that we were talking about yesterday, and again, I think that we got much further compared to where we were just 24 hours ago. गुफ्तगू आपने सुनी। अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि हमें इसराइल के राइट टू सेल्फ डिफेंस की भी फिक्र है, लेकिन लबनान की सॉवरेनिटी का भी हमने ख्याल रखना है। अब ये दोनों ख्याल आपने रखने कैसे हैं, ये सहाफ़ी की जानिब से सवाल नहीं पूछा गया कि ये क्या सियासी किस्म का जवाब आपकी जानिब से दिया गया कि आपने इसराइल के राइट टू सेल्फ डिफेंस का भी ख्याल रखना है और लबनान की सॉवरेनिटी का भी ख्याल रखना है, तो ये ख्याल किस तरह से रखेंगे आप? अब बफर जोन अगर इसका सलूशन है, तो बफर जोन तो आपको मालूम है कि ऑलरेडी है, लबनान और इसराइल के दरमियान एक बफर जोन ऑलरेडी है जिसको बहुत ज़्यादा फैला चुका है। इसराइल सदरन लबनान के बहुत सारे इलाकों के ऊपर कब्जा कर चुका है, तो अगर आप बफर जोन को फैलाने की बात कर रहे हैं तो ये तो आप MOU के अंदर भी लिख चुके हैं कि बफर जोन नहीं फैलाया जाएगा, बल्कि सदरन लबनान से इसराइल अपनी फौजों को बाहर निकालेगा। और इसका अभी तक जेडी वैंस के जवाब से ये महसूस हो रहा था कि इसका अभी तक अमेरिका के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, या फिर यूं कह लें कि अमेरिका का बस नहीं चल रहा इसराइल के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया, ये बैठा हुआ था ओवल ऑफिस के अंदर, तो सहाफ़ी की जानिब से बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा गया कि जनाब इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने तो कैटेगोरिकली और सीधे और साफ अल्फाज में कह दिया कि हम सदरन लबनान से अपनी फौजें बाहर नहीं निकालेंगे, तो आपके पास क्या सोल्यूशन है इस मसले का? तो डोनाल्ड ट्रंप ने उतना सीधा और साफ जवाब नहीं दिया जितनी सीधी और साफ नेतन्याहू की स्टेटमेंट है। गुफ्तगू सुनिए डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद बात करते हैं। Here's another beauty. Watch this one. Well, Here's a real earlier beauty. today, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon. That is a sticking point What did in he his tell them to conversations. He said it publicly in Israel Well, we're today. going to take a look at it. Well, what would you do to make sure that he doesn't Well, I'm not going sabotage to the tell you deal? what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi. Go ahead. Thank you, Mr. President. Thank you. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर बड़ा शॉर्ट सा जवाब दिया कि बीबी मैं देख लूंगा, मैं बीबी को समझा लूंगा, मैं बीबी का दिफा करता हूं, मैं इसराइल को डिफेंड करता हूं, तो मेरी नहीं सुनेगा बीबी तो किसकी सुनेगा? मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू ने अपने फौजियों से मुलाकात की और डोनाल्ड ट्रंप को जो कॉन्फिडेंस है ना कि अमेरिका इसराइल को डिफेंड करता है तो इसराइल अमेरिका की बात सुनेगा, तो नेतन्याहू ने यहाँ पर अपने फौजियों को कहा कि कान खोल कर सुन लो कि हमने अब इंडिपेंडेंट होना है, अमेरिका के ऊपर हमने डिपेंडेंट नहीं रहना अपने असलहे को लेकर और अपने दिफा को लेकर। ये बातें मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू की जानिब से कोई नई बात नहीं है। 2024 में भी ये बयान दिया गया था, 2025 में भी ये बयान दिया गया था। जब अमेरिका इसराइल पर गुस्सा करता है या नाराज़ होता है या कोई इख्तलाफ इनके दरमियान होता है, तो नेतन्याहू की जानिब से तब ये बयान दिया जाता है कि हम तो जनाब अपने असले और अपने दिफा को लेकर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कब होगे तुम इंडिपेंडेंट? ये हो ही नहीं सकते। ये अमेरिका की खैरात के बगैर या अमेरिका के असलहे के बगैर, ये ईरान तो क्या, ये लबनान का हिजबुल्लाह का भी मुकाबला इसराइल नहीं कर सकता। ये इसराइल की जानिब से मैं आपको बता दूं कि ये जिस असलहे की बात इसराइल की जानिब से की जा रही है, वो असलहा आपको मालूम है कि इसराइल के पास ऑलरेडी एक ही तो हथियार है इसराइल के पास, और वो एक तो ब्लैकमेलिंग का हथियार है या फिर न्यूक्लियर हथियार है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को इन अदर वर्ड्स नेतन्याहू की जानिब से ये एक वार्निंग दी जा रही है कि अगर तुमने हमारा साथ ना दिया लबनान के नुक्ते को लेकर या फिर ईरान के मामले को लेकर, तो एक हथियार तो इसराइल के पास है ना। और अब डोनाल्ड ट्रंप को ये अंदाज़ा बहुत जल्द होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर ये इख्तलाफ और ज़्यादा बढ़ता है या फिर अमेरिका की जानिब से और ज़्यादा इसराइल के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाता है, तो इसराइल की जानिब से ये और भी बहुत सारे हथियार हैं, जैसे जो एप्स्टीन फाइल्स हैं वो भी हैं इसराइल के पास, और फिर ये जो न्यूक्लियर वेपन है। तो ये मैसेज नेतन्याहू की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है कि हमने अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। जहाँ तक ताल्लुक है हथियारों के मामले का, तो हमने अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, यानी कि इसराइल
اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ امریکہ سے نہ اجازت لے گا نہ پوچھے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ان ادر ورڈز میں نے آپ کو بتایا کہ نیتنیاہو کی جانب سے بلیک میل کیا جا رہا ہے تاکہ لبنان کے معاملے کو لے کر یا پھر ایران کے معاملے کو لے کر امریکہ کی جانب سے اس طرح کا پریشر نہ آئے جس طرح کا پریشر امریکہ کی جانب سے اسرائیل پر سامنے آ رہا ہے. اور نہ صرف یہ، میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے لیے کنسرننگ ہے جس طرح کی باتیں نیتنیاہو کی جانب سے کی جا رہی ہیں اور جس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں لبنان کے اندر، تو نہ صرف امریکہ کے لیے کنسرننگ ہونا چاہیے بلکہ ایران کے لیے بھی یہ کنسرننگ ہونا چاہیے. کیونکہ نیتنیاہو کے پاس اگر امریکہ نہ رہا یا امریکہ کا دفاع نہ رہا یا امریکہ کا اسلحہ نہ رہا تو نیتنیاہو کے پاس ایک آپشن تو ہے نا. اور نیتنیاہو اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے، امریکہ کے ساتھ اپنے اختلافات کو دیکھتے ہوئے یا معاہدے کے اندر اس طرح کی پیش رفت کو دیکھتے ہوئے، ایران کی اکانومی کو اتنا گرو دیکھتے ہوئے جس طرح کے معاہدے سامنے آ رہے ہیں، تو اسرائیل کی جانب سے یہ آپشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کو ایران کو اس کے حوالے سے بھی میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان جیسے پاورفل کنٹری کے ساتھ، یا پھر چائنا کے صدر شی جن پنگ نے بالکل درست ان کو مشورہ دیا مسلمان ممالک کو کہ آپ کو اپنا ایک سیکورٹی الائنس، ایک ڈیفنس الائنس آپ کو بنانا چاہیے. مسلمان ممالک کو، مڈل ایسٹرن کنٹریز کو، پاکستان جیسا نیوکلیئر پاور جو ہے، پاکستان جو واحد نیوکلیئر پاور ہے مسلمان ممالک کی، تو اس کو بھی درمیان میں ہونا چاہیے. یہ مسلمان ممالک کو بہت جلد اس طرح کا معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان اور ایران کا نہیں میں کہوں گا بلکہ تمام کے تمام مسلمان ممالک کو اپنی سیکورٹی امبریلا کے اندر آ جانا چاہیے. چائنا کے صدر شی جن پنگ کی جانب سے بالکل درست مشورہ دیا گیا ہے کیونکہ اسرائیل اس حد تک بھی جا سکتا ہے اور اسرائیل یہ آپشن بھی اسرائیل کی جانب سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی آپشن اس کا کام نہیں کرتا، ابھی تو ایک کوشش کر رہا ہے لبنان کے اندر اس طرح کی حرکتیں کر کے اسرائیل کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان نیگوشیشنز کو روک دیا جائے، رکاوٹ بنا جائے. ڈونلڈ ٹرمپ جس کی ذہنی حالت پہلے ہی خراب ہے اور شکست سے وہ پہلے ہی تنگ آیا ہوا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل کی جانب سے اس طرح کے تھریٹس بھی دیے جا رہے ہیں، اس طرح کی حرکتیں بھی لبنان کے اندر کر کے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ابھی تو اسرائیل یہ کوششیں کر رہا ہے، لیکن اگر یہ کوششیں بھی اسرائیل کی کامیاب نہیں ہوتی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل اس حد تک بھی اسرائیل جو ہے وہ جا سکتا ہے. ان کے جوہری ہتھیار بھی اسرائیل کی جانب سے استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو اس پر ایران کو اس کے لیے بھی پلاننگ جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور یہاں پر اس ملاقات کے اندر کس طرح کے تجارتی معاہدے یا پھر ڈیفینس کو لے کر کوئی اس طرح کے معاہدے یہاں پر ڈسکس کیے جائیں گے دورہ پاکستان کے دوران، تو وہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دوں گا دورہ پاکستان کے حوالے سے بھی. اور لبنان پر اسرائیل کے آج جو حملے رپورٹ ہوئے ہیں تو ایران کی جانب سے پہلے ہی خبردار کیا گیا تھا کہ اگر اسرائیل کی جانب سے کوئی خلاف ورزی سامنے آتی ہے یا پھر کوئی حملہ سامنے آتا ہے تو ایران کی جانب سے اسرائیل کی ان وائلیشنز کا جواب دیا جائے گا. اب کیا جواب ایران کی جانب سے دیا جائے گا، کس انداز سے ایران جواب دے گا، اپنی کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.